नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। संसद में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण राज्यसभा की बैठक 3 बजे तक और लोकसभा की कार्यवाही 2:45 तक के लिए स्थगित। आधार को मतदाता सूची से जोड़ने के लिए आज लोकसभा में चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 पेश। केंद्र ने लोकसभा में कहा, नई शिक्षा नीति 2020 में भारतीय और क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा देना अनिवार्य किया गया। निर्वाचन आयोग का उच्च स्तरीय दल गोवा विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए आज से राज्य के दौरे पर। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 137 करोड़ 67 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.39% हुई। देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में अगले 2 दिन के दौरान शीतलहर जारी रहने की संभावना। भारत ने सैफ अंडर-19 महिला फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल में प्रवेश किया और भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड ने आगामी आईसीसी अंडर-19 विश्व कप 2022 के लिए भारतीय टीम की घोषणा की। दोपहर समाचार में मुकेश कुमार के साथ मैं कनकलता। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोहों के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष क्विज कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। ये क्विज 15 अगस्त 2022 तक हर सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में शामिल होगा। भारतीय डाक विभाग अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। आज अमृत महोत्सव का 37वां प्रश्न है, उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताएं जिसने अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग जिले में ब्रिटेन के एक अधिकारी की हत्या करके ब्रिटिश शासन का विरोध किया था और इसके बाद इस क्षेत्र में अबोर एक्सपीडिशन के नाम से ब्रिटिश हुकूमत ने अत्याचार शुरू कर दिया था। प्रश्न एक बार फिर सुन लें, उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताएं जिसने अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग जिले में ब्रिटेन के एक अधिकारी की हत्या करके ब्रिटिश शासन का विरोध किया था और इसके बाद उस क्षेत्र में अबोर एक्सपीडिशन के नाम से ब्रिटिश हुकूमत ने अत्याचार शुरू कर दिया था। श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं, अमृत महोत्सव quiz@prasarbharati.gov.in। ईमेल एक बार फिर सुन लें, अमृत महोत्सव quiz@prasarbharati.gov.in। संसद में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण राज्यसभा की बैठक 3 बजे तक और लोकसभा की कार्यवाही 2:45 तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने विपक्षी सदस्यों की लखीमपुर खीरी की घटना पर कार्य स्थगित कर चर्चा कराने के नोटिस को अस्वीकार कर दिया। इसके बाद कांग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी और अन्य सदस्यों का शोर शराबा जारी रहा, जिसकी वजह से सदन की कार्यवाही पहले 2 बजे तक और फिर 3 बजे तक स्थगित कर दी गई। लोकसभा की बैठक शुरू होने पर कांग्रेस, डीएमके पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और अन्य दलों के सदस्य सदन के बीचों बीच आकर नारेबाजी करने लगे। वे लखीमपुर खीरी घटना और गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को हटाने की मांग कर रहे थे।
डीएमके पार्टी के सदस्यों ने श्रीलंका की नौसेना द्वारा गिरफ्तार किए गए 55 मछुआरों की रिहाई की भी मांग की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदस्यों से अपनी सीटों पर बैठने का आग्रह किया, लेकिन उनकी अपील का कोई असर नहीं हुआ। शोर शराबे के बीच प्रश्नकाल की कार्यवाही शुरू हुई। हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद कार्यवाही फिर शुरू होने पर विपक्षी सदस्य फिर से सदन के बीचों बीच आ गए। हंगामा जारी रहने पर पीठासीन अधिकारी ने कार्यवाही पहले 2 बजे तक फिर 2:45 तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले विधि और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने आज विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 पेश किया। विपक्षी कांग्रेस और वामपंथी दलों के सदस्यों ने विधेयक का विरोध किया। विपक्षी सदस्यों की आशंकाओं पर श्री रिजिजू ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य फर्जी मतदान को रोकने के लिए एक मजबूत अधिनियम बनाना है। उन्होंने कहा कि 1950 और 1951 के जन प्रतिनिधित्व कानून में कुछ प्रावधान जोड़े गए हैं, जिनसे आधार को मतदाता सूची से जोड़ा जा सकता है। कानून मंत्री ने कहा कि इस विधेयक से एक विश्वसनीय मतदाता सूची की व्यवस्था सुनिश्चित होगी। ये विधेयक उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत सरकार के मुकदमे में दिए गए फैसले के अनुरूप निजता के मौलिक अधिकार को सुरक्षित रखता है। सबसे पहले सर, मैं आपके माध्यम से सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि इस देश में अगर सरकार कोई कदम उठाते हैं जिससे जो पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में ये कहा गया है कि इलेक्शन का जो रोल होता है वो क्रेडिबल होना चाहिए, ताकि इलेक्शन ही साफ तरीके से क्रेडिबल हो, तो सरकार ये कोशिश करता है कि बोगस वोटिंग रुकना चाहिए। अगर रोकने के लिए कदम उठाया जाता है तो इसमें सदन को इसमें साथ देना चाहिए। इससे पहले कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी, मनीष तिवारी और शशि थरूर, एआईएमआईएम के असदुद्दीन अवैसी, तृणमूल कांग्रेस के प्रोफेसर सौगत रॉय, आरएसपी के एन.के. प्रेमचंद्रन और बहुजन समाज पार्टी के रितेश पांडे ने विधेयक का विरोध करते हुए इसे निजता के मौलिक अधिकारों के संरक्षण का उल्लंघन बताया। केंद्र ने कहा है कि नई शिक्षा नीति 2020 में भारतीय और क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा देना अनिवार्य कर दिया गया है। लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बताया कि केंद्र ने इस संबंध में समय समय पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है और राज्य सरकारें चाहें तो क्षेत्रीय भाषाओं और स्थानीय बोलियों में शिक्षा देना अनिवार्य कर सकती हैं। इनमें भोजपुरी भी शामिल है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग इस वर्ष की प्रमुख घटनाओं पर आधारित विशेष श्रृंखला का प्रसारण कर रहा है। इस कड़ी में आज हम नई शिक्षा नीति 2020 पर एक नजर डालेंगे। इसका उद्देश्य प्रौढ़ और युवाओं को 100% साक्षर करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे लाखों युवाओं के सपनों को आगे ले जाएगी। इस वर्ष 29 जुलाई को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पहला वर्ष पूरा होने के अवसर पर देश में शिक्षा समुदाय से जुड़े लोगों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा था कि शिक्षा नीति भारत के स्वर्णिम भविष्य के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शुरू हुई योजनाएं नए भारत के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। भारत के जिस सुनहरे भविष्य के संकल्प के साथ हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उस भविष्य की ओर हमें आज की नई पीढ़ी ही ले जाएगी। हम कितना आगे जाएंगे, कितनी ऊंचाई प्राप्त करेंगे, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि हम अपने युवाओं को आज कैसी शिक्षा दे रहे हैं, कैसी दिशा दे रहे हैं। भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति राष्ट्र निर्माण के महायज्ञ में बड़े फैक्टर में से एक है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। सबके प्रयास से हो रहा है राष्ट्र निर्माण, जिसमें इनकम टैक्स है आपका योगदान। और जब ई फाइलिंग से हुआ है इनकम टैक्स रिटर्न भरना इतना आसान, तो फिर देर क्यों करें? 31 दिसंबर 2021 या उससे पहले www.incometax.gov.in पर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को ई फाइल करना ना भूलें।
समय से इनकम टैक्स रिटर्न भरने पर रिफंड्स भी जल्दी आ जाते हैं। लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। लोन और वीजा एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग में भी ITR सहायक है। नए ई-फाइलिंग पोर्टल पर 3 करोड़ से भी अधिक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए जा चुके हैं। तो फिर आप भी समय न गवाएं। आज ही अपने इनकम टैक्स रिटर्न को ई-फाइल करें। अधिक जानकारी और रिटर्न फाइल करने के लिए विजिट करें www.incometax.gov.in। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा की अध्यक्षता में निर्वाचन आयोग का उच्च स्तरीय दल गोवा विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए आज से राज्य के 3 दिन के दौरे पर है। राज्य में विधानसभा चुनाव फरवरी 2022 में कराए जाने हैं। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज नई दिल्ली में सुशासन सप्ताह का शुभारंभ करेंगे। इसका विषय है प्रशासन गांव की ओर। गांवों की जन शिकायतों को दूर करने और सेवा में सुधार के लिए एक कार्यक्रम सभी जिलों, राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश में प्रयागराज जाएंगे। वे एक विशेष कार्यक्रम में भाग लेंगे जिसमें 2 लाख से अधिक महिलाएं शामिल होंगी। प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप महिलाओं, विशेषकर निचले तबके की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए आवश्यक कौशल, प्रोत्साहन और संसाधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसी क्रम में महिलाओं की मदद के लिए श्री मोदी 1000 करोड़ रुपए की राशि स्व सहायता समूहों के खातों में भेजेंगे। इससे स्व सहायता समूह की करीब 16 लाख महिलाओं को लाभ होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल से केरल के 4 दिन के दौरे पर जाएंगे। वे वहां कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश भर में अब तक 137 करोड़ 67 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। कल 15,82,000 से अधिक टीके लगाए गए। पिछले 24 घंटे में 8,077 रोगी स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने की दर 98.39% हो गई है। अब तक 3 करोड़ 41,87,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 6,563 नए रोगियों की पुष्टि हुई। इस समय लगभग 82,000 रोगियों का उपचार चल रहा है। अब तक 66 करोड़ 51 लाख से अधिक कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। दिल्ली में ओमिक्रॉन के 2 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही यहां संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 24 हो गई है। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि इनमें से 12 लोगों को छुट्टी दे दी गई है और अन्य का इलाज चल रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि कोविड मामलों में वृद्धि को देखते हुए दिल्ली में सभी सक्रिय कोविड मामलों को अब ओमिक्रॉन का पता लगाने के लिए जीनोम जांच के लिए भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि डरने की जरूरत नहीं है और सरकार के पास उपचार के सभी इंतजाम हैं। उन्होंने लोगों से मास्क लगाने और कोविड दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की। आकाशवाणी से प्रसारित कोरोना जागरूकता श्रृंखला में कल किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ के डॉक्टर सूर्यकांत ने कहा कि ओमिक्रॉन से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को गलतफहमी है, डर है, पैनिक है, वो एकदम निकाल दीजिए। अभी तक की जितने भी केसेस आए हैं, जितनी भी एपिडेमियोलॉजी है, उसके हिसाब से कोविड वायरस का नया वेरिएंट घातक नहीं है। बहुत सारे लोगों में संक्रमित करने की जो पावर होती है, जिसको हम इन्फेक्टिविटी या संक्रामकता कहते हैं, वो जरूर इसमें बहुत ज्यादा है।
संक्रामकता से बचने का एक ही तरीका है, वो है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें भीड़ वाली जगहों से बचना है। वैक्सीन भी लगवाइए और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर भी रहिए। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कोरोना जागरूकता श्रृंखला में आज रात 9:30 बजे लाइव फोन इन कार्यक्रम प्रसारित करेगा। इस कार्यक्रम में नई दिल्ली के डॉक्टर जीबी पंत अस्पताल के डॉक्टर संजय पांडे श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देंगे। श्रोता हमारे विशेषज्ञ से टोल फ्री नंबर 1800-11-5767 और टेलीफोन नंबर 011-2331-4444 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts #AskAIR पर भी सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं। कार्यक्रम FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। संसद में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण राज्यसभा की बैठक 3 बजे तक और लोकसभा की कार्यवाही 2:45 तक स्थगित। आधार को मतदाता सूची से जोड़ने के लिए आज लोकसभा में चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 पेश। केंद्र ने लोकसभा में कहा, नई शिक्षा नीति 2020 में भारतीय और क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा देना अनिवार्य किया गया। निर्वाचन आयोग का उच्च स्तरीय दल गोवा विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए आज से राज्य के दौरे पर। देश के उत्तर पश्चिम हिस्सों में अगले 2 दिन के दौरान शीतलहर जारी रहने की संभावना और भारत ने सैफ अंडर-19 महिला फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल में प्रवेश किया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक ने कहा है कि देश की आंतरिक सुरक्षा की स्थिति में सुधार हुआ है। आज वे नई दिल्ली में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के 58वें स्थापना दिवस को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एसएसबी देश के खिलाफ काम करने वाले राष्ट्र विरोधी ताकतों को माकूल जवाब देती है। मुझे ज्ञात है एसएसबी की शौर्य गाथा सिर्फ भारत नेपाल और भारत भूटान सीमा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि राष्ट्र की देश की हर एक क्षेत्र, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र हो, चाहे वो बिहार, उड़ीसा या झारखंड का नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र हो, चाहे आसाम का उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र हो, हर एक क्षेत्र में आप लोगों ने जिस ऊर्जा के साथ राष्ट्र के हित में काम किया, हर एक कार्य में आप लोग जिस तरह से सफल हुआ, जिस तत्परता, निष्ठा, जिस जिम्मेदारी के साथ आप लोगों ने काम किया, मैं फिर से और एक बार आप लोगों का प्रशंसा करता हूं, सैल्यूट करता हूं। भारत ने सैफ अंडर-19 महिला फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत ने कल ढाका में अपने अंतिम ग्रुप मैच में नेपाल को 1-0 से हराया। खिताबी मुकाबला बुधवार को होगा। ग्रुप मुकाबलों में भारत बांग्लादेश के खिलाफ 3 मैच जीतकर दूसरे स्थान पर रहा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की अखिल भारतीय जूनियर चयन समिति ने आगामी आईसीसी अंडर-19 विश्व कप 2022 के लिए 17 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। अंडर-19 विश्व कप प्रतियोगिता का आयोजन 14 जनवरी से 5 फरवरी 2022 तक वेस्टइंडीज में होगा। मौसम विभाग ने कहा है कि देश के उत्तर पश्चिम और पश्चिम के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिन के दौरान शीतलहर जारी रह सकती है। विभाग ने कहा है कि देश के उत्तर पश्चिमी मैदानी इलाकों में कल तक लगभग 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से शुष्क उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने की संभावना है, जिससे शीतलहर का प्रतिकूल प्रभाव बढ़ सकता है। मौसम विभाग ने कहा है कि इसके बाद शीतलहर कम होने की संभावना है। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में प्लेन्स और पहाड़ी इलाके के समेत टेम्परेचर में गिरावट आए हैं। कुछ इलाका में कोल्ड वेव टू सीवियर कोल्ड वेव दिखाया गया है, जैसे कि हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ राजस्थान, नॉर्थ मध्य प्रदेश, वेस्ट उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ हिस्सा, हिमाचल प्रदेश। और 21 तारीख तक ये कोल्ड वेव टू सीवियर कोल्ड वेव कंडीशन जारी रहेगा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आज और कल कुछ इलाकों में शीतलहर की स्थिति बने रहने की संभावना है। इसके साथ ही उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्रों में अगले 2 दिन के दौरान और पंजाब तथा हरियाणा में 23 और 24 दिसंबर को घना कोहरा छाया रह सकता है। राजस्थान का चूरू सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान 0 से 2.4 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा, जो सामान्य से 8.4 डिग्री कम है।
उत्तर भारत में लेह में न्यूनतम तापमान 0 से 14 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा, जबकि अधिकतम तापमान भी 0 से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। ये आकाशवाणी है। आकाशवाणी समाचार की विशेष प्रस्तुति धरोहर में स्वतंत्रता आंदोलन के उन भाषणों, नारों और कविताओं से नई पीढ़ी को परिचित कराया जाता है जिन्होंने आजादी के दीवानों में उत्साह का संचार किया था। धरोहर प्रत्येक सोमवार परिक्रमा कार्यक्रम में प्रसारित किया जाता है। आजादी के आंदोलन के खजाने में ऐसे ढेरों शब्द जिन्होंने बदल दिए इतिहास। तारीख बदलने वाले लफ्जों पर आकाशवाणी समाचार ला रहा है विशेष कार्यक्रम धरोहर, हर सोमवार। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग एक राष्ट्र का जन्म, भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए रोजाना ला रहे हैं इस शानदार संघर्ष की झलक। आज की कड़ी में हम चर्चा करेंगे समाज और धर्म सुधारक गोविंद गुरु के योगदान के बारे में। उनका जन्म 20 दिसंबर 1858 को बांसवाड़ा, राजस्थान में हुआ था। उन्हें गोविंद गिरी के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने ब्रिटिश भारत में भील समुदाय को विशिष्ट पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गोविंद गुरु ने 1899 और 1900 के भीषण अकाल के दौरान भील समुदाय के कल्याण के लिए काम करना शुरू किया और रियासतों द्वारा उन पर किए जा रहे अत्याचारों को उजागर किया। उन्होंने सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन किया और शीघ्र इस बात को समझा कि शराब समाज में प्रचलित समस्याओं के मूल कारणों में से एक है। उन्होंने इस बुराई से लड़ने का फैसला किया और इसके लिए 1908 में भगत संप्रदाय की शुरुआत की। गुरु के शिष्य शराब और मांस से परहेज रखते थे। उन्होंने स्वच्छ पद्धतियों को अपनाने और बंधुआ मजदूरी का विरोध करने सहित कड़े नियमों का पालन किया। गोविंद गिरी ने सुनत, बांसवाड़ा, डूंगरपुर की रियासतों और ब्रिटिश जिले पंचमहल में जनजातीय समुदायों से बड़ी संख्या में अपने शिष्य बनाए। उनके सुधार कई रियासतों को रास नहीं आए क्योंकि शराब की दुकानों से राजस्व कम हो गया और मजदूर मिलना दुर्लभ हो गए। गोविंद गुरु को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर और दबाव बनाने के लिए उनकी पत्नी और बच्चे को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अप्रैल 1913 में उन्हें बिना किसी मुकदमे के रिहा कर दिया गया और डूंगरपुर राज्य छोड़ने का आदेश दिया गया। नवंबर 1913 में तत्कालीन ईडर राज्य के शासक द्वारा गोविंद गुरु को पकड़ने के प्रयास के बाद गुरु और उनके अनुयायियों ने मानगढ़ में एक सुरक्षा ठिकाना कायम किया। 17 नवंबर 1913 को रियासतों की सेना ने उन पर हमला किया, जिसमें कई भील मारे गए और गोविंद गिरी और उनके लेफ्टिनेंट धीरजी पुंजा को पकड़ लिया गया। गोविंद गिरी को
शुरू में मौत की सजा सुनाई गई थी, लेकिन बाद में उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। हालांकि उन्हें 1919 में हैदराबाद की जेल से इस शर्त पर रिहा कर दिया गया था कि वे राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेंगे। कई रियासतों में उनके प्रवेश पर रोक भी लगा दी गई थी। गुरु की मृत्यु 30 अक्टूबर 1931 को गुजरात के वर्तमान पंचमहल जिले के लिम्बडी के पास काम्बोई में हुई थी। हम भारत के इस महान देशभक्त को नमन करते हैं। हम स्वतंत्रता सेनानी वक्कम मजीद को भी याद करते हैं, जिनका जन्म 20 दिसंबर 1909 को त्रावणकोर में हुआ था। बचपन से ही मजीद अपने चाचा वक्कम मौलवी और साथ ही नारायण गुरु के समाज सुधार आंदोलन से आकर्षित थे। जब केरल में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय हुआ तो मजीद उसके सूत्रधारों में सबसे आगे थे। वे त्रावणकोर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभिक निर्माताओं में से एक थे। मजीद ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और कई महीनों तक जेल में रहे। जब स्वतंत्र त्रावणकोर का प्रस्ताव रखा गया तो मजीद इसके कट्टर विरोधी थे और उन्होंने इस कदम के खिलाफ आंदोलन में भाग लिया। वे देश के विभाजन और पाकिस्तान आंदोलन के भी कट्टर विरोधी थे। मजीद का कहना था कि केवल एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवादी भारत ही जनता के दिल और आत्मा को एक साथ रख सकता है। जब आईएनए के नायक वक्कम कादिर को अंग्रेजों ने मौत की सजा सुनाई तो मजीद मद्रास सेंट्रल जेल में उनसे मिलने गए। मजीद ने ही फांसी से पहले कादिर का आखिरी पत्र उनके पिता को लाकर दिया था। आजादी के बाद मजीद अंतिंगल निर्वाचन क्षेत्र से त्रावणकोर कोच्चि राज्य विधानसभा के लिए निर्विरोध चुने गए। वे वर्ष 2000 में अपनी मृत्यु तक मातृभूमि के लिए समर्पित रहे। हम इस महान राष्ट्रवादी को नमन करते हैं। 20 दिसंबर 1946 को करीवेलूर विद्रोह हुआ, जिसे किसानों द्वारा भूमि, भोजन और स्वतंत्रता के लिए मालाबार क्षेत्र में पहले बड़े आंदोलन के रूप में देखा जाता है। ये विद्रोह उन जमींदारों से लड़ने के लिए था जो भीषण भूखमरी के समय गांव से धान की तस्करी करना चाहते थे। जब किसानों ने जमींदारों का विरोध किया तो उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गईं और 2 किसान मारे गए, जबकि कई अन्य घायल हो गए। ये करीवेलूर संघर्ष का परिणाम था कि किसानों को गांव में जमीन मिली, जो पहले केवल कुछ जमींदारों के पास ही थी। हम उन शहीदों को सलाम करते हैं। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। बुलेटिन के अंत में चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के बारे में रोचक जानकारी। दोस्तों, चंडीगढ़ का रॉक गार्डन तो आपने देखा ही होगा, और अगर नहीं भी देखा हो तो नाम तो सुना ही होगा। इस रॉक गार्डन के शिल्पकार थे नेक चंद सैनी। ये गार्डन 40 एकड़ भूभाग में फैला हुआ है। इस गार्डन की विशेषता ये है कि इसे कूड़े, करकट, सिरेमिक, प्लास्टिक बोतलों, पुरानी चूड़ियों, शीशों और पुराने टाइल्स आदि की मदद से बनाया गया है। साल 1984 में इसके रचयिता नेक चंद सैनी को भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। बुलेटिन समाप्त होने से पहले प्रश्न एक बार फिर सुन लीजिए। उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताएं जिसने अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग जिले में ब्रिटेन के एक अधिकारी की हत्या करके ब्रिटिश शासन का विरोध किया था और इसके बाद इस क्षेत्र में अबोर एक्सपीडिशन के नाम से ब्रिटिश हुकूमत ने अत्याचार शुरू किया था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण राज्यसभा की बैठक 3 बजे तक और लोकसभा की कार्यवाही 2:45 तक के लिए स्थगित। आधार को मतदाता सूची से जोड़ने के लिए आज लोकसभा में चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 पेश।
केंद्र ने लोकसभा में कहा, नई शिक्षा नीति 2020 में भारतीय और क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा देना अनिवार्य कर दिया गया है। देश के उत्तर पश्चिम हिस्सों में अगले 2 दिन के दौरान शीतलहर जारी रहने की संभावना है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।